हेलो। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। एनसीईआरटी चैप्टर 3 विद्युत धारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 3.1 भूमिका इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। अध्याय 1 में सभी आवेशों को चाहे वे स्वतंत्र हों अथवा परिबद्ध विरामावस्था में माना गया था। गतिमान आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। ऐसे ही धारा प्रकृति में बहुत सी स्थितियों में पाई जाती हैं। त्वरित एक ऐसी परिघटना है जिसमें आवेश बादलों से पृथ्वी तक वायुमंडल से होकर पहुंचते हैं, जिनका परिणाम कभी कभी भयंकर होता है। त्वरित में आवेश का प्रवाह स्थायी नहीं होता है, परंतु हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी युक्तियों में आवेश को उसी प्रकार प्रवाहित होते हुए देखते हैं कि युक्तियों के कुछ उदाहरण इस अध्ययन में हम अपरिवर्ती अथवा स्थायी विद्युत धारा से संबंधित कुछ मूल नियमों का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा आवेश प्रवाह के लंबवत एक लघु क्षेत्रफल की कल्पना कीजिए। इस क्षेत्र से होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के आवेश अग्र अथवा पश्च दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। मान लीजिए किसी काल अंतराल में टी में इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला नेट अग्रगामी धनावेश Q पॉजिटिव है। इसी प्रकार मान लीजिए क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला नेट अग्रगामी ऋणावेश Q नेगेटिव है। तब इस काल अंतराल टी में इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाला नेट आवेश Q पॉजिटिव माइनस Q नेगेटिव है। स्थायी धारा के लिए टी के अनुक्रमानुपाती होता है और भागफल I/Q/T क्षेत्र से होकर अग्रगामी दिशा में प्रवाहित विद्युत धारा को परिभाषित करता है। विद्युत धारा सदैव अपरिवर्तित नहीं होती, इसलिए अधिक व्यापक रूप से हम विद्युत धारा को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। मान लीजिए काल अंतराल डेल्टा टी अर्थात काल टी तथा टी प्लस डेल्टा टी के बीच में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाला नेट आवेश डेल्टा क्यू है। तब काल टी पर चालक के इस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को डेल्टा क्यू या डेल्टा टी के अनुपात के मान के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जिसमें डेल्टा टी की सीमा शून्य की ओर प्रवृत्त है। आई टी इजक्वल टू लिमिट डेल्टा टी से 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ऐसा ही मात्रकों में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। 1 एम्पियर को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसका हम अगले अनुच्छेद में अध्ययन करेंगे। घरेलू विद्युत संयंत्रों में प्रवाहित होने वाली प्रतिरूपी विद्युत धारा के परिमाण की कोटि 1 एम्पियर होती है। जहां एक और किसी औसत त्वरित में हजारों एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित की जाती है, वहां दूसरी ओर हमारी तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धारा कुछ माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। चालक में विद्युत धारा। यदि किसी वैद्युत आवेश पर कोई विद्युत क्षेत्र को अनुप्रयुक्त किया जाए तो वह एक बल का अनुभव करेगा। यदि यह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यह भी गतिमान होकर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। वायुमंडल के ऊपरी स्तर, जिसे आयन मंडल कहते हैं, की भांति प्रकृति में मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं। तथापि अणुओं तथा परमाणुओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परिबद्ध होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए 1 ग्राम जल में लगभग 10⁻22 अणु होते हैं। ये अणु कितने संकुलित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब एक व्यष्टिगत नाभिक से जुड़ा नहीं रहता। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अभी भी परिबद्ध होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर भी त्वरित नहीं होते। कुछ दूसरे पदार्थों, विशेषकर धातुओं के कुछ इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थ के भीतर वास्तविक रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन पदार्थों को सामान्यतः चालक कहते हैं। में विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि हम ठोस चालक पर विचार करें तो वास्तव में इनमें परमाणु आपस में निकट रूप से कसकर आबद्ध होते हैं, किसके कारण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का वहन करते हैं। तथापि अन्य प्रकार
के चालक भी होते हैं, जैसे विद्युत अपघटनी विलयन, जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं। हम अपनी चर्चा को ठोस चालकों पर ही केंद्रित रखेंगे, जिसमें स्थिर धनायनों की पृष्ठभूमि में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का वहन करते हैं। पहले हम ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। इलेक्ट्रॉन तापीय गति करते समय आबद्ध आयनों से संघट्ट करते हैं। संघट्ट के पश्चात इलेक्ट्रॉन की चाल अपरिवर्तित रहती है अतः टकराने के बाद चाल की दिशा पूर्णतः यादृच्छिक होती है। किसी दिए हुए समय पर इलेक्ट्रॉनों की चाल की कोई अधिमानित दिशा नहीं होती, अतः औसत रूप से किसी एक विशेष दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है। अतः कोई नेट विद्युत धारा नहीं होगी। आइए अब हम ये देखें किस प्रकार एक चालक के किसी टुकड़े पर कोई विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर क्या होता है। अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए आर त्रिज्या का बेलनाकार चालक की कल्पना कीजिए। मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ की बनी दो पतली वृत्ताकार डिस्क लेते हैं, जिनकी त्रिज्याएं चालक के समान हैं और जिनमें ए पर धनावेश प्लस क्यू तथा दूसरे पर ऋणावेश माइनस क्यू एक समान रूप से वितरित है। इन दोनों डिस्कों को बेलन की दो चपटी पृष्ठों से जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन प्लस क्यू की एक तरफ त्वरित होंगे। इस प्रकार वे आवेशों को उदासीन करने के लिए गति करेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहेगा विद्युत धारा बनी रहेगी। इस प्रकार विचाराधीन परिस्थिति में बहुत अल्प समय के लिए विद्युत धारा बहेगी और उसके पश्चात कोई धारा नहीं होगी। हम ऐसी युक्तियों की भी कल्पना कर सकते हैं जो बेलन के सिरों पर चालक के अंदर गतिमान इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन सभी आवेशों के नए आवेशों से पुनः पूर्ति कराएं। उस प्रकाश में चालक में एक स्थायी विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो धारा उत्पन्न होगी वे अल्पावधि की न होकर सतत विद्युत धारा होगी। इस प्रकार स्थायी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली युक्तियां विद्युत सेल अथवा बैटरियां होती हैं, जिनके विषय में इस अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। अगले अनुभागों में हम चालकों में स्थायी विद्युत क्षेत्रों से प्राप्त स्थायी विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। 3.4 ओम का नियम। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी भौतिक युक्तियों की खोज से काफ़ी पहले जी.एस. ओम ने सन 1828 में धारा प्रवाह संबंध एक मूल नियम की खोज कर ली थी। एक चालक की परिकल्पना कीजिए जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और मान लीजिए V चालक के सिरों के मध्य विभवांतर है। तब ओम का नियम का कथन है कि V समानुपाती I के अथवा V = RI। यहाँ आनुपातिकता स्थिरांक R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और यह प्रतीक ओम द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। प्रतिरोध R चालक के केवल पदार्थ पर ही नहीं बल्कि चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध की चालक विस्तार पर निर्भरता नीचे दिए गए अनुसार आसानी से ज्ञात की जा सकती है। लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी आयताकार सिल्ली पर विचार कीजिए जो समीकरण 3.3 को संतुष्ट करता हो। चित्र 3.2 कल्पना कीजिए कि दो सर्वसम सिल्लियाँ सिरे को मिलाते हुए इस प्रकार रखी हुई हैं कि संयोजन की लंबाई 2L है। इस संयोजन से उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी कि दोनों में से किसी एक सिल्ली से होगी। यदि पहली सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर V है तब दूसरी सिल्ली के सिरों के मध्य भी विभवांतर V होगा। क्योंकि दूसरी सिल्ली पहले के समान है और दोनों से समान धारा प्रवाहित हो रही है, स्पष्टतया संयोजन के सिरों के मध्य विभवांतर दो पृथक सिल्लियों के मध्य विभवांतरों का योग है अर्थात 2 वोल्ट के बराबर है। संयोजन से होकर प्रवाहित धारा I है। तब समीकरण 3.3 से संयोजन का प्रतिरोध RC = 2V/I = 2R। चूँकि V/IR दोनों में से किसी एक सिल्ली का प्रतिरोध है, इस प्रकार चालक की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाता है।
तब व्यापक रूप से प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, आर समानुपाती है। इसके बाद इस सिल्ली को लंबाई में दो समान भागों में विभाजित करने की कल्पना कीजिए, जिससे कि सिल्ली की लंबाई एल की दो सर्वसम सिल्लियों जिनमें प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a/2 है के संयोजन जैसे समझा जा सके। सिल्ली के सिरों के मध्य दिए गए विभवांतर V के लिए यदि पूरी सिल्ली में प्रवाहित होने वाली धारा I है तो स्पष्टतः प्रत्येक आधी सिल्ली से प्रवाहित होने वाली धारा 1/2 होगी। चूंकि आधी सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर V है, अर्थात उतना ही है जितना कि पूरी सिल्लियों के सिरों के मध्य विभवांतर है, इसलिए प्रत्येक आधी सिल्ली का प्रतिरोध R1 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। R1 = V / 1/2 = 2V/I = 2R। इस प्रकार चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करने पर प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। व्यापक रूप से तब प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A यानी कि R समानुपाती 1/A। समीकरण 3.5 और 3.7 के संयोजन से R समानुपाती L/A। अतः किसी दिए गए चालक के लिए R बराबर ρL है, जहाँ एक रो अनुपातिकता स्थिरांक है जो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके विस्तार पर नहीं, जहाँ रो को प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। समीकरण का प्रयोग करने पर हम ओम के नियम को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। V = 1/I × R I ρL/A। विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्र I/A धारा घनत्व कहलाता है और J द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके अतिरिक्त यदि एक समान विद्युत क्षेत्र के किसी चालक की लंबाई L है तो इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर का परिणाम EL होता है। इसका उपयोग करने पर समीकरण 3.10 को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। EL = JPL J ρL अथवा E = J ρ। E तथा G के परिमाण के लिए उपरोक्त समीकरण को अवश्य ही सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है। धारा घनत्व, जिसे हमने धारा के विलंबत प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है, भी E की ओर निर्दिष्ट है और J एक सदिश भी है। इस प्रकार समीकरण को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। E बराबर J ρ अथवा J बराबर ρE, J बराबर सिग्मा E, जहाँ सिग्मा = 1/ρ को चालकता कहते हैं। ओम के नियम को प्रायः समीकरण 3.3 के अलावा समीकरण 3.13 द्वारा भी समतुल्य रूप में व्यक्त किया जाता है। अगले अनुच्छेद में हम ओम के नियम को उद्गम के इस रूप में समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अभिलक्षणों से उत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। हमने पहले देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन संघट्ट करता है तो संघट्ट के बाद उसी चाल से चलता है, लेकिन इसकी दिशा यादृच्छिक हो जाती है। यदि हम सभी इलेक्ट्रॉनों पर विचार करें तो उनका औसत वेग 0 होगा क्योंकि उनकी दिशा यादृच्छिक है। इस प्रकार ith इलेक्ट्रॉन I = 1, 1, 2, 3 ... n का वेग किसी दिए गए समय में VI हो तो 1/n सिग्मा n I1 VI = 0। अब ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जब ये चालक किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा। A = -E/M, जहाँ -E इलेक्ट्रॉन का आवेश था, M इसका द्रव्यमान है। दिए गए समय t में ith इलेक्ट्रॉन पर पुनः विचार करें। ये इलेक्ट्रॉन t के कुछ समय पहले अंतिम बार संघट्ट करेगा और मान लीजिए ti इसके अंतिम संघट्ट के बाद व्यतीत समय है। यदि v1 अंतिम संघट्ट के तुरंत पश्चात का वेग था, तब समय t पर इसका वेग vi = vi प्लस माइनस e M इंटू ti। चूंकि अपने अंतिम संघट्ट से आरंभ करने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन किसी समय अंतराल t1 के लिए समीकरण 3.15 द्वारा दिए गए त्वरण के साथ त्वरित हुआ था। सभी इलेक्ट्रॉनों का समय t पर औसत वेग सभी vi का औसत है।
वी आई का औसत शून्य है क्योंकि संघट्ट के तुरंत बाद एक इलेक्ट्रॉन का वेग की दिशा पूर्णतः यादृच्छिक होती है। इलेक्ट्रॉनों के संघट्ट नियमित काल अंतरालों पर न होकर यादृच्छिक समय में होते हैं। यदि लगातार यानी यदि क्रमिक संघटनों के बीच औसत समय से हम लोग टाउ से निर्दिष्ट करें तो किसी दिए गए समय में कुछ इलेक्ट्रॉन टाउ से ज़्यादा और कुछ टाउ से कम समय में व्यतीत किए होंगे। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे हम i इक्वल टू 1, 2 डॉट 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 एन विभिन्न मान देते हैं तो हमें समीकरण 3.16 के अनुसार टी आई के मान कुछ के लिए टाउ से ज़्यादा होंगे और कुछ के लिए टाउ से कम होंगे, अथवा टी आई का औसत मान टाउ होगा जिसे विश्रांति काल कहते हैं। इस प्रकार किसी दिए समय टी पर एन इलेक्ट्रॉनों के लिए समीकरण 3.16 का औसत लेने पर हम औसत वेग वी डी प्राप्त करते हैं। वी डी इक्वल टू वी आई औसत इक्वल टू वी आई औसत माइनस स्मॉल ए कैपिटल डिवाइड बाई एम टी आई औसत इक्वल टू 0 माइनस ई स्मॉल ए कैपिटल डिवाइड बाई एम इंटू टाउ इक्वल टू माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाई एम। ये अंतिम परिणाम आश्चर्यजनक है। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन यद्यपि त्वरित हैं, एक औसत वेग से गतिमान है जो समय पर निर्भर ही नहीं करता। ये परिघटना अफवाह की है और समीकरण 3.17 का वेग वी डी अफवाह वेग कहलाता है। अफवाह के कारण विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत किसी क्षेत्र से होकर आवेशों का नेट परिवहन होगा। चालक के अंदर एक समतलीय क्षेत्र पर विचार करें जो ई के समांतर क्षेत्र पर विलंब है। तब अपवाह के कारण अत्यणु समय डेल्टा टी में यानी अत्यंत अल्प समय डेल्टा टी में क्षेत्र के बाईं ओर से सभी इलेक्ट्रॉन मॉड वी डी डेल्टा टी दूरी पार कर लिए होंगे। यदि चालक में प्रति इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो n डेल्टा टी मॉड वी डी ए ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन माइनस ई वहन करता है। डेल्टा टी समय में क्षेत्र ई की दाईं ओर परिवहित कुल आवेश माइनस एन ई ए मॉड वी डी डेल्टा टी है। ई बाईं ओर निर्दिष्ट है अतः इस क्षेत्र से होकर ई के अंदर परिवहित कुल आवेश इसके ऋणात्मक होंगे। परिभाषा अनुसार समीकरण 3.2 क्षेत्र एक को समय डेल्टा टी में पार कर जाने वाले आवेश आई डेल्टा टी होंगे। यहाँ आई धारा का परिमाण में था। आई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस एन ई ए मोड वी डी डेल्टा टी। वी डी के मान समीकरण 3.7 में रखने पर आई डेल्टा टी इक्वल टू ई स्क्वायर ए डिवाइड बाई एम इंटू टाउ एन डेल्टा टी मॉड ई। परिभाषा अनुसार धारा घनत्व के परिमाण आई इक्वल टू मॉड जे ए। तो समीकरण 3.19 तथा 3.20 से मॉड जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम टाउ मॉड ई। सदिश जे कोमा ई की समांतर है इसलिए हम समीकरण 3.21 को सदिश रूप से लिख सकते हैं। जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम टाउ ई। अगर हम चालकता रो का चालकता सिग्मा का तादाद में स्थापित करें तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम। तो समीकरण 3.13 तुलना करने पर यह व्यक्त होता है कि समीकरण 3.22 तथ्यता ओम का नियम है। यदि हम चालकता को सिग्मा द्वारा निर्दिष्ट करें तो सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत चालकता एक बहुत सरल चित्रण ओम के नियम की प्रतिकृति तैयार करता है। अवश्य ही हमने यह पूर्व धारणा बनाई कि टाउ और एन कोमा ई के स्वतंत्र स्थिरांक हैं। अगले अनुच्छेद में हम ओम के नियम की सीमाओं का विवेचना करेंगे। गतिशीलता, जैसा कि हम देख चुके हैं कि चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती हैं। धातुओं में गतिमान आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनित गैस में ये इलेक्ट्रॉन धनावेशित आयन है। विद्युत अपघट्ट में धनायन तथा ऋणायन दोनों हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण राशि गतिशीलता म्यू जिसे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित करते हैं। म्यू इक्वल टू मॉड वी डी डिवाइडेड बाई। गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है। इस प्रायोगिक मात्रक को सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट प्रति वोल्ट सेकंड का 10⁴ गुना
गतिशीलता धनात्मक होती है। V इक्वल टू ई टाउ कैपिटल ई डिवाइड बाई एम, अतः म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, जहाँ टाउ इलेक्ट्रॉन के लिए संगठन का औसत समय है। ओम के नियम की सीमाएं। यद्यपि ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत वर्ग के लिए मान्य है, विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ एवं युक्तियां विद्यमान हैं जहां V तथा I की आनुपातिकता लागू नहीं होती। मोटे तौर पर ये विचलन निम्नलिखित एक या अधिक प्रकार का हो सकता है। V की I से आनुपातिकता समाप्त हो जाती है। V तथा I के मध्य संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में यदि कुछ V के लिए धारा I है तो V का परिमाण स्थिर रखकर किसी दिशा बदलने पर विपरीत दिशा में I के समान परिमाण की धारा उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण के लिए डायोड में ऐसा होता है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 14 में करेंगे। C V तथा I के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, अर्थात उसी धारा I के लिए V एक से अधिक मान हो सकते हैं। पदार्थ तथा युक्तियां जो समीकरण 3.3 के रूप में ओम के नियम का पालन नहीं करती, यथार्थ में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। तथापि इस अध्याय तथा परिवर्ती अध्याय में हम उस पदार्थ में विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे जो ओम के नियम का पालन करती हैं। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता पर निर्भरता तथा उनके बढ़ते हुए मान के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी में किया गया। धातुओं की प्रतिरोधकता 10⁻8 से 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर के परिसर में होती है। इसके विपरीत मृत्तिका यानी सिरेमिक, रबर तथा प्लास्टिक जैसे विद्युत रोधी पदार्थ भी हैं, जिनकी प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में 10⁻18 गुनी है। इन दोनों के मध्य अर्धचालक, इनकी प्रतिरोधकता तथापि ताप बढ़ाने पर अभिलक्षणिक रूप से घटती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता उपयुक्त अशुद्धियों को अल्प मात्रा में मिलाने पर कम की जा सकती है। इस अंतिम विशिष्टता का लाभ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में उपयोग होने वाले अर्धचालकों के निर्माण में किया जाता है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर पाई जाती है। विभिन्न पदार्थ जैसे कि एक जैसी निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते। एक सीमित ताप परिसर में जो बहुत अधिक नहीं होता, जिस धात्विक चालक की लगभग प्रतिरोधकता को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। PT इक्वल टू PG, रो T इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, जहाँ रोटी T पर प्रतिरोधकता है तथापि P नॉट संदर्भ ताप T नॉट पर इसका माप है। अल्फा को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं और समीकरण 3.26 से एक ही विमा ताप इनवर्स है, यानी कि T इनवर्स है। T नहीं, मतलब थीटा इनवर्स है। T से तो अपना समय व्यक्त करते हैं। धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है। समीकरण 3.26 संबंध ये ध्वनित होता है कि T और P रोटी के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होती है, तथापि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम तापों पर एक ग्राफ एक सरल रेखा में काफ़ी विचलित हो जाती है। अतः समीकरण 3.26 को किसी संदर्भ ताप T0 के लगभग किसी सीमित परिसर में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ग्राफ करीब करीब एक सरल रेखा होगी। कुछ पदार्थों जैसे नाइक्रोम बहुत दुर्बल ताप निर्भरता प्रदर्शित करता है। मैग्नीज तथा कांस्टेंट भी इसी प्रकार का गुण है। चूँकि इनके प्रतिरोध की ताप निर्भरता बहुत कम है, इसलिए पदार्थ तार आबद्ध मानक प्रतिरोधकों के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। धातुओं के विपरीत अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। इस प्रारूपिक निर्भरता को चित्र 3.10 में दर्शाया गया है। हम समीकरण 3.23 में उत्पन्न परिणामों के आधार पर प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता को गुणात्मक रूप से समझ सकते हैं। इस समीकरण में किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता व्यक्त की जा सकती है। रो इक्वल टू 1/सिग्मा इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसमें होने वाली संघटनों पर प्रतिलोमी रूप से निर्भर करती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, विद्युत धारा बहने लगती है। विद्युत धारा बहने करने वाले इलेक्ट्रॉन की औसत चाल बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघट्ट की आवृत्ति भी बढ़ती है। इसलिए संघट्टों का औसत समय टाउ ताप के साथ घटता है। धातुओं में एन की ताप निर्भरता अपेक्षणीय है, इसलिए ताप बढ़ाने से टाउ का मान के घटने के कारण रो बढ़ता है, जैसे कि हमने परीक्षण किया है। तथापि विद्युत रोधियों
व्यवहार चालकों में ताप की वृद्धि के साथ एन में भी वृद्धि होती है। ये वृद्धि समीकरण में टाउ में होने वाली किसी भी कमी से अधिक की क्षतिपूर्ति करती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता रो का मान ताप के साथ घटता जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा ही पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा और शक्ति से, और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।